वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। जनता का बजट जन जन तक कार्यशाला का आयोजन जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। गांधी की फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रसाद जी, सुमन देथिया जी, सतराज जी और तमाम हमारे बाहर आए हुए अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, ये तो मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि एक अभिनव प्रयोग है और उसके लिए मैं अरुणा राय जी को और निखिल जी को और अखिल अरुणा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ठीक आ गया कि लोकतंत्र में पब्लिक के साथ में डायलॉग कैसे मजबूत बना रहे, ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। और मैंने बचपन से देखा है सिविल सोसाइटी का एक महत्व होता है, एनजीओ का एक महत्व होता है। और गांधी जी ने भी कहा था कि राजनीति में आधार जो है वो रचनात्मक काम होते हैं। ये भी रचनात्मक काम ही है कि आप अगर ये सपना देख रहे हो, बजट पेश किया गया जिसका वेलकम पूरे देश में हुआ, उसको हम जन जन तक पहले पहुंचाएं। अगर ये आपने सपना देखा है तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक प्रकार से आपकी जो सोच है वो दर्शाती है किस प्रकार आप पब्लिक के साथ में कमिटमेंट लेके चलने से मिलेगा। सिविल सोसाइटी क्या होती है या सामाजिक काम करना क्या होता है, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, जनता का बजट जन जन तक। ये आपने नारा गढ़ा बना नहीं गढ़ा है, इसलिए आप साधुवाद की बात करें। हमारा काम आप कर रहे हैं, हमारा काम तो कई रहे हैं क्योंकि हम सरकार में बैठे हैं, पर जनता का काम आप करें, जनता के लिए कर रहे हैं और जनता के हित में कर रहे हैं। ये आपकी सोच है, उसके लिए आप मुबारकबाद के पात्र। एक सोच व्यक्ति की क्रांति कर सकती है। मैं अरुणा राय जी और कुमार प्रसाद के बारे में दो बातें करना चाहूँ, जो मेरा परिचय कैसे हुआ उनसे। बचपन से मैं खुद गांधी पीठ फाउंडेशन का एक विंग था, तरुण शांति संघ, जिसका मैं सदस्य में पढ़ता था कॉलेज के अंदर। गांधी जी के सचिव थे महादेव भाई देसाई, आपने पढ़ा होगा उनकी जीवनी में। उनके लड़के थे नाना भाई देसाई। उन्होंने एक संगठन बनाया तरुण शांति संघ। अकाल सूखा पड़ जाओ या कोई घटना हो जाओ, शरणार्थी आ गए, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए ना हमारे बांग्लादेश के इसके 1 करोड़ शरणार्थी आ गए। उस वक्त में वो कैंप लगाया करते थे, हम लोग लिया करते थे। ऐसे कई कैंप में मैं गया था तो वहाँ कुमार प्रसाद भी आती थी, मैंने को जानता नहीं था। मैं बैंक बेंचर था, मुझे बोलना नहीं आता था, ना मैं खड़ा हो सकता था, मैं बोल सकता था। मुझे वही कह रहे था मेरा नाम पुकार लेते, तो मुझे बहुत गुस्सा था उसके ऊपर, नाम क्यों पुकार लिया। मेरी स्थिति जिंदगी में ये रही है। और कुमार प्रसाद उन लोगों में थे जो कोई विषय छोड़ते नहीं थे कोई भी। तो मेरा परिचय एक तरफा था, जैसे एक तरफा प्यार होता ना कई बार।
ये जोरदार एक ये थे कि हमारे संतोष भारतीय थे, एक पत्रकार हैं, वो थे। कुछ लोग थे तो हर वक्त बोलते थे और मैं हर वक्त राम राम करता था, कोई मेरा नाम पुकार नहीं थे बोलते। वो मेरी स्थिति थी। तो ये 50 साल की बात है, 50 साल पुरानी बात है जो मैंने आज कहा। वो समय मेरा इनके साथ में, और मेरा मिलना में 40 साल में हुआ मुझसे, 40 साल में हुआ। 40 का मतलब 38 हो सकता, 42 हो सकता है। मैंने जैसलमेर में को देखा अभी 10 साल पहले, 8 साल पहले सर्वोदय की मीटिंग में आए थे, वहाँ पब्लिक मीटिंग में। मैं इनको जानता था, इनका आर्टिकल पढ़ता रहता था मैं, और याद करता वही कुमार प्रधान थे जो तरुण सामने सेना में था, पर मेरा परिचय कभी नहीं रहा। तो वापस हमारा परिचय हुआ है। अब मैं इनको कहता रहता हूँ कि राजस्थान में गांधी म्यूजियम बना रहे हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह हम लोग महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बना रहे हैं, आप अपना में सहयोग कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि मेरे आगे को स्वीकार किया। अब ये कभी कभी, अभी सुब्बाराव जी हमारे बीच नहीं रहे, जैसे सुब्बाराव जी बड़े गांधीयन थे, पर ये लगा था अब आते नहीं हैं, ये तो परिचय। एक मैंने कहा कि एक छोटा सा विचार क्रांति कर सकता है। मेरा परिचय और आदि से निकली देश हुआ है। मैं इनको जानता नहीं था। मैं मेंबर पार्लियामेंट था, केंद्रीय मंत्री था, गांव में घूमता रहता था, आकाश हो गए था। जोधपुर जिले में मेरी काउंसिल की भाग और थोड़े दिन घूम रहा था मैं। खाली 4 लाइन मैंने पढ़ी राष्ट्र पत्रिका के अंदर कि अरुणा राय और निखिल दया, जो भी नाम थे वो याद नहीं, उस वक्त कौन कौन नाम होंगे, ये लोग धरना दे रहे हैं ब्यावर के अंदर, सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बात तो ठीक करें, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की दिमाग बचपन से हमारे दिमाग में थी कि जिंदगी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, व्यक्ति के जीवन में भी और सामान्य जीवन में भी और राजनीति में भी और सरकार के अंदर। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए हमारे, और इनका धरना चल रहा था यहाँ पर स्टेट सर्कल पर। मैं धरने में चला गया, मेरा कोई परिचय नहीं था। जाके धरने में बैठा, बातचीत करी, बात सुनी, इस प्रकार मेरा परिचय हुआ। सरकार भगत सिंह जी की थी उस वक्त में, और मैंने इनको समर्थन किया कि आपको बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग आपको समर्थन करते हैं। सहयोग ऐसा बैठा कि मेरे ख्याल से साल भर के आसपास में खुद ही मुख्यमंत्री बन गए। पता नहीं उसमें अरुणा राय जी की दुआएं काम आई होगी, तो ये बन जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। और अचानक बन गया मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनते ही मैंने वो बात याद रखी धरने वाली, और मैंने प्रशासनिक आदेश से सूचना का अधिकार बना देना। परंतु अरुणा राय और निखिल दया बड़े चालाक लोग हैं, होशियार लोग हैं, बात को मनाना जानते हैं, जवाब देना जानते हैं। अभी मेरे पीछे पड़े हुए रोज के, तो ये उसे संतुष्ट नहीं हुए। नहीं, हम आपके प्रशासनिक आदेश को नहीं मानते हैं, हम आपके आप एक्ट बनाइए असेंबली के अंदर, एक्ट बनाइए। मैं कह रही कहाँ मेरा पाला पड़ गया लोगों से। मैंने तो कहा कि लोग मैंने बना दिया, काम मेरा हो गया, ये तो बिल्कुल पीछे पड़ गए। आखिर मुझे कमेटी बना करके मिस्टर पी.एन. भंडारी थे, आप जाइए उनकी अध्यक्षता में, और वो एक्ट बनाना पड़ा, उसको पास करवाना पड़ा।
ये वो हंसते बैठे हैं यहाँ पर, ये कोई मामूली मीटिंग नहीं हुई आप लोगों की। आप लोग भी अपना आप में एक पहचान रखते हो समाज के अंदर, कमिटमेंट है कि आप सुबह में यहाँ बैठे हुए हो, मुझे गर्व इस बात का है। और ये लोग भी जिंदगी बिता दी है, क्या पढ़ा था, ये रामेश्वर थी अरुणा, क्या जरूरत थी इनको चेन्नई रहने वाली, रिश्ता नहीं राजस्थान से, तो राजस्थान की लोग भी रहती है, यहाँ आके इन्होंने काम संभाला, सेवा की, निखिल से समर्पित है पूरी तरह से। मैंने कहा अरुणा जी को एक बार आप निखिल जी को मुझे गोद दे दो। मुझे नहीं तो सरकार के मुझे भाई कुछ भी करो तो मैं ज़्यादा काम कर लूँगा यहाँ पर राजस्थान में। इस प्रकार से हमारे ये पैसे हैं और इन पैसों के आधार पर हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। क्यों हमारे केरल साहब है वो तो हमारे अपने हैं, राहुल गांधी जी के ऑफिस में भी है, वहाँ बहुत बढ़िया से सेवा कर रहे हैं, कमिटमेंट वाले व्यक्तित्व हैं। एक अभी विचार सुना आपने इनके, किस प्रकार से इनके विचार हैं आप सब जानते हैं, ये भी कभी कभी आते रहते हैं। और भी हमारे साथी आए, मैं भी मिला वहाँ ऑफिस के उनसे। तो इस प्रकार से ये सिविल सोसाइटी या NGO काम करते हैं, सरकारों को उनको सहयोग करना चाहिए। इस सरकार का काम भी कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस के लिए भागीदारी निभाना चाहते हैं, बल्कि गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। सोच का फर्क होता है। एक नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर सरकार में बैठे हुए एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता सिविल सोसाइटी सरकार के दुश्मन है। हम कहते हैं कि सिविल सोसाइटी है और एक्टिविस्ट हमें गवर्नेंस में सुधार कर, हम कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो दुश्मन है हमारे। हम कहते हैं कि सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट जो है हमें गवर्नेंस में सुधार का मौका देते हैं। इसलिए ह्यूमन नेचर होती है, ह्यूमन काम करते हैं, कई गलतियाँ होती है सरकार में। उस सरकार में बैठे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक कोई बाहर ऊपर से आते नहीं है, वही आप पे हमेशा होते हैं। गलती कौन नहीं कर सकता है, पर अगर गलती होती है, सुधारने वाला कोई बोलने वाला होता है, हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। लाखों करोड़ों की आबादी होती है, सब कैसा आगे कह सकते हैं मुख्यमंत्री को या मंत्री को या MLA को, कुछ तो भी कह सकते हैं। और कुछ लोग कहने वाले होते हैं, कुछ लोग बार बार कहने वाले होते हैं, कुछ लोग कमिटमेंट बढ़ जाता है, वो सिविल सोसाइटी बन जाती है। इस रूप में काम होते हैं और मैं समझता हूँ हमें उनको सम्मान देना चाहिए, बल्कि उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए और आलोचना को माइंड नहीं करना चाहिए जिंदगी के अंदर। सुधार का मौका मिलता है। ठाकुर साहब की बात करना जिसके लिए की जाती है वो खुद ही दुख पाता बाद में। हमेशा बात की जाती है, करनी चाहिए जो बात सही हो, सत्य हो। सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, ये गांधी जी का बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर कई गहरे में जाएंगे तो बहुत आपको मजा आएगा। सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। वास्तव में सत्य ईश्वर है और उसके लिए मैं एक बात बताऊँ आपको। मैं कई बार गांधी दर्शन समिति बना के मैंने सब जगह में दौरे की है, प्रदर्शन लगाए गांधी जी के सत्याग्रह किए। और एक मैं लास्ट दिन जाता मैं एक दिन, तो सत्य ईश्वर है, इसे सत्य गांधी जी ने जो कहा था, मैं उदाहरण देता जनता को जो बैठे रहते 500, 7,000, 2,000। मैं कहा ये बताओ
किसी की मृत्यु होती है, दाह संस्कार में जाते हैं हम लोग, तो रास्ते में क्या बोलते हुए जाते हैं? राम नाम सत्य है, ठीक है राम नाम सत्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? राम नाम सत्य, सत्य बोले गत है, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। थोड़ी भाषा में फर्क हो सकता है पर मतलब मीनिंग यही है। तो मैंने कहा एक बार बताओ, ये राम नाम सत्य, सत्य बोले गत है, ये कब शुरू हुआ होगा? तो 1500 2000 लोग बैठे होते हैं, कोई जवाब किसी के पास नहीं। मैं सदियों से शुरू हुआ होगा, किसी को नहीं मालूम है। इसका मतलब हमारे पूर्वज जो थे उस जमाने के अंदर भी राम को सत्य को एक मानते थे, मतलब ईश्वर को सत्य को एक मानते थे। जो मेरा राम का नाम ही सत्य है, सुनिए, राम का नाम ही सत्य है। और अगर सत्य बोलो तो ये आप गत प्राप्त करोगे, मतलब स्वर्ग में जाओगे। राम नाम सत्य, सत्य बोले गत है। अगर गांधी जी की जो प्राचीनता है, रेलेवेंस है, वो आज सबसे अधिक है देश में, आज सबसे अधिक है। और इसलिए इसमें आपने देखा होगा सद्भावना भाईचारे की बात के बजट में देश तो पहला राज्य जिसने हमने शांति व अहिंसा का प्रकोष्ठ बनाया पहले, फिर मेरा डायरेक्टर बना दिया, और आज मैं घोषणा करता हूँ इसको मैं विभाग बना के रहूँगा। ये बैठी हुई है उषा जी, आप नोट कर लीजिए, इसको विभाग बनाना अपने को। सबसे ज़्यादा आवश्यकता कोई देश में है कि जो चीज की या व्यवस्था की, वो है हम सब हिंदुस्तानी लोग प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, सद्भावना से रहें, तब जाके बजट बनते जाएंगे, एनजीओ जुड़ते जाएंगे, बजट इम्प्लीमेंट भी होंगे, सब लोग सुख शांति से रहेंगे, मानव संसाधन अच्छा बनेगा, नई पीढ़ी जो इसको आप देश को सौंपना चाहेंगे, जाएंगे हम सब लोग, धीरे धीरे सब जाएंगे। अच्छा मानव संसाधन बनेगा देश के अंदर, अच्छे चरित्रवान लोग बनेंगे। आपस में जिस घर में परिवार झगड़े होते हैं वो परिवार का भी ऊपर नहीं होता है, जिस गाँव में झगड़े होते हैं वो गाँव का भी विकास नहीं होता है, जिस देश में झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ सकता है। समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसलिए शानदार बजट हमने बनाने का प्रयास किया। मुझे खुशी है कि आप सभी ने, विजय तो कहते रहते हैं कि बजट बहुत शानदार, इसलिए आपने जनता का बजट जन जन तक आपने कोई नारा दे दिया, गीत बना दिया। मिस्टर राजू कितने खुश हो रहे हैं, गीत सुन रहा हूँ मैं पहली बार। लोग आलोचना करते हैं हमेशा बजट की, गीत हो गए उसके ऊपर, बताइए आप। तो मुझे इस बात का आपका संतुष्टि है कि लड़ा भी मैं से देना चाहूँगा। अगर ये नहीं होता तो शायद ऐसा बजट नहीं बन पाता। सोच होती है, अपनी सोच होती है। वक्त नहीं कि मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ, तो जो हमने स्वास्थ्य बीमा के लिए ये चीनी योजना बनाई है, मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा, इसको गरीब तक पहुँचाएं जिसको बेचारे को मालूम नहीं होता, समझ नहीं पाता, अनपढ़ है, डेस्टिट्यूट है। 10 लाख का बीमा किसे कहते हैं परिवार का, और लोगों को पता नहीं है। 10 लाख के अलावा भी अगर वे किडनी ट्रांसप्लांट कराने, अगर उसके लीवर ट्रांसप्लांट होना है, अगर उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, कोक्लियर प्लांट लगना है, अगर उसके तो 8 लाख खर्च हो, 10 लाख में 15 लाख खर्च हो। 10 लाख के अलावा उसको खर्चा दिया जाएगा, सरकार उसका खर्च करवाएगी।
में गई हैं। मैंने अभी अमित शाह जी आए थे यहाँ पर एक मीटिंग के अंदर, तो चिट्ठी करी थी। मैंने उनको कहा आप जाके प्रधानमंत्री जी को कहिए मेरी तरफ से कि स्कीम पूरे देश में लागू करें। सोशल सिक्योरिटी है, ये रेवड़ी नहीं है जो प्रधानमंत्री के रेवड़ी बढ़ गई है, रेवड़ी नहीं है। ये एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी है। गरीब आदमी मालूम पड़ता है मेरे तो कैंसर हो गया है, किडनी खराब हो गई है, तो क्या तो पता नहीं गहने बेचेगा, मकान बेचेगा, क्या करेगा। आज मैं IPD OPD सब फ्री कर दी। एक्सीडेंट हो जाए किसी के दुर्भाग्य से, डूब जाए पानी में, मर जाए आदमी कोई कारण से, इसी चीज की योजना के साथ में 5 लाख का बीमा उसका भी हो गया। कहने का मतलब ये जो आज आपने प्रोग्राम रखा है कि जो बहुत विस्तार से आप लोगों ने बताया दिन भर के डिस्कशन को, इतने मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। ये तमाम जो काम हमारे हैं, इतने बड़े काम में तो वक्त लगता है होने में भी, पर अगर दबाव बढ़ा देगा हमारे ऊपर सिविल सोसाइटी के लोगों का, गहरे में जाएंगे तो ये काम जल्दी इम्प्लीमेंट होंगे। इसमें मैं इसको देखता हूँ, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपकी मेहनत के आधार पर जो आपकी रिपोर्ट बनेगी, आपकी जो रिपोर्ट बनेगी वो उस सहमति को मैं कहूँगा कि आप अपने आप पर इसके लिए अलग से एक ग्रुप बना लें। अखिल अरोड़ा जी, उषा जी मिलकर के और लोगों साहब लेकर के चाहेंगे कि पूरी मॉनिटरिंग हो कि नए नए सिरा आपने क्या दिए हैं। सिरा हमारे पास ही बहुत है, कार्रवाई होती रहती है, परंतु जो आप लोगों ने पब्लिक की नर्व समझ करके अपने अनुभव से सुझाव दिए हैं, उनका भी हम उपयोग करना चाहेंगे, जिससे और खूबसूरती के साथ में हमारा बजट इम्प्लीमेंट हो सके। ये मैं चाहता हूँ। इसलिए मुझे आपको ये कहना है कि हमारी योजनाएं तो लंबी चौड़ी है। खूब हमने अपने किसानों का ध्यान रखा है, किसानों के अलग बजट पेश किया है कि स्कीमों के लिए लेके आए हैं। और मैंने कहा अगला बजट में चाहूँगा युवाओं को, छात्रों को, सुमन देवतिया जी ने उस वक्त मैंने कहा कि हम लोग युवाओं को, छात्रों और महिलाओं को, हम चाहेंगे अगला बजट हम युवाओं को, छात्रों को और महिलाओं को समर्पित करने राजस्थान जाएंगे। और सिविल सोसाइटी के भाइयों बहनों से मैं कहना चाहूँगा, इसमें अभी से ही आप जो आपके दिमाग विचार आए, सुझाव आए, आप अखिल निखिल को दो। हम चाहेंगे अगली बार कैसे हम उनको सम्मिलित करने का प्रयास करें, क्योंकि हालात बड़े गंभीर है देश के भी। पूरा देश चिंतित है इस बातों को लेके। इसलिए आप लोगों का ऐसे वक्त में ये प्रोग्राम करना, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सुकून की बात है। क्योंकि सुकून की बात है जब माहौल अगर थोड़ा तनाव का हो, हर व्यक्ति तनाव में हो, तो चिंता लगी रहती है कई तरह की। कहीं दंगा हो गया, आप देख रहे राजस्थान में करौली में क्या हुआ, जोधपुर में क्या हुआ, छोटी छोटी घटनाओं में कोई तलवार चला रहा है, कोई चाकू लगा रहा है, कोई गला काट रहा है उदयपुर के अंदर। जो सरकार के ऊपर लोगों को विश्वास था, प्रदेशवासियों को, हमने जो तत्काल अरेस्ट कर लिए दोनों व्यक्तियों को, जो व्यक्ति ने कर्म किए थे, मैं खुद चला गया उनके घर पे देखते। विश्वास हुआ जनता को कि सरकार ऐसे वक्त में जो कर सकते हैं, कोई कमी नहीं रख रही है। सरकार के विश्वास काम आया, वरना वो घटना ऐसी थी, उससे बड़े रूप दंगे बढ़ सकते थे, कंट्री के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी। इस माहौल में मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से, मैंने भी कहा कि विपक्षी पार्टी ने कहा
एक आप संदेश दे दीजिए देशवासियों को कि देश के अंदर शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम रहे। मैं आपसे मानवीय अपील करता हूँ। पहले उन्होंने अपील करी थी कोरोना के अंदर ताली बजाने की, तो आप अपील कर दीजिए। और क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं और जो रास्ता आपने अख्तियार किया है उस रास्ते में आपकी बात मानेंगे लोग। जब आपने एक धर्म को चुन लिया है देश के अंदर, जब आपने तय कर लिया है कि मुझे धर्म के आधार पर राजनीति करनी है, खुले रूप में करनी है, छिपा के भी नहीं करनी है, तो रास्ता आपका वो है जितना आपकी बात सुनी जा रही है, सुनी गई है। क्यों नहीं आप कहते हो शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम रहे देश के अंदर, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना ही कहना हूं। अब आप बताइए, अब मेरी बात को जो है, मेरी बात तक है, मैं तो एक अकेला व्यक्ति हूँ, पर जो विपक्षी पार्टियों ने मांग करी, सोनिया गांधी ने मांग करी, और प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या हो गया। इस बात पे एक बार उन्होंने कहा था, मैंने उनको याद दिलाने का प्रयास किया, जब आप प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तब राजस्थान में लीचिंग हो गई थी। तब आपने कहा था कि जो लीचिंग करने वाले लोग हैं भीड़ तंत्र है, वो असामाजिक तत्व है। मैंने कहा आपने जब ये बात कही तो लोगों ने वेलकम किया कि प्रधानमंत्री ठीक बोल रहे हैं। और आज स्थिति और ज्यादा बिगड़ चुकी है देश के अंदर। किसी गली मोहल्लों में भी लोग रहते हैं माइनॉरिटी मेजोरिटी के नाम से, 10% रहते हैं, 90% रहते हैं। दूसरी लोग तो चिंता करते हैं हर वक्त 10% वाले, पता नहीं कल कोई बात होगी तो हमारे यहाँ क्या होगा, या वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, तो कम मेजोरिटी में रहेगा, माइनॉरिटी में रहेगा, वो हमें चिंतित रहेगा। ये माहौल देश में बना हुआ है। इस माहौल को समाप्त कीजिए, देश के हित के अंदर है। तो अभी तक मैं समझता हूँ कि किन कारणों से वो एक पहली बार बोले थे, वो अभी बोलने की सबसे बड़ी आवश्यकता बोलने की है। मैं बड़ा सोच रहा था कि जब एनजीओ के बारे में मैं उनको अपील करूँगा, दूसरी बार कहीं मौका लगते ही कि प्रधानमंत्री जी आप एनजीओ से प्यार करना सीखो, सिविल सोसाइटी वालों से उनसे प्यार करो, उनसे विश्वास करो, आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपको आनंद की अनुभूति होगी। हाँ, ये भी कोई लोग हैं जो कि कुछ मुझे कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, सही बात कह सकते हैं, मेरी आलोचना कर सकते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो भाषणों के अंदर, लोग सुनते हैं, क्योंकि एक धर्म के नाम में राजनीति हो रही देश के अंदर। वो रास्ता आपका कहाँ तक बढ़ेगा जाएगा वो तो आने वाला को बताएगा। पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान के अंदर एक धर्म की राजनीति होने लग गई है, और वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। ये समझना पड़ेगा। उन हालातों में मुल्क चल रहा है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे लगता है मैं नहीं चिंतित हूँ, मैं इतने लाखों करोड़ों लोग चिंतित थे, बोल नहीं पा रहे, डर के मारे। कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स, बताइए आप। और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। मैंने कहा वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली में कि अभी ईडी का आतंक है देश के अंदर। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आया, एआईसी के अंदर बैठा रूम के अंदर, आधे घंटे में वहाँ न्यूज आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तमाम जो पावर है उस पर कठोर मोहर लगा दी है। कोई अरेस्ट करने की पूरी जरूरत नहीं आपको, तो अपने अरेस्ट कर लो, किसी की भी कोई पूरी जरूरत नहीं। एफआईआर की कॉपी होती है, अलग तरह की एफआईआर होती है, कॉपी भी लेने की जरूरत नहीं आपको। मैंने पुलिस से ही पावर ज़्यादा ईडी को मिले हैं देश के अंदर। एक भानु प्रताप मेहता है, लेखक है, राजस्थान के वैसे रहने वाला, ओरिजिनली
वो आदमी लिखते लिखते उन्हें धज्जे उड़ा दिए। किस प्रकार फैसला है। तो कहने की बहुत सारी बातें हैं, खाली मैं इतने कहना चाहूँगा कि हम लोग सब मिलकर के ये जो बजट में आपने बातें आदि पर तय की हैं, मैं चाहूँगा कि इसको पूरी मॉनिटरिंग हम भी करें, आप इस तरह देखते रहें। और आपसे मैं अपील करूँगा जितना संभव हो आपसे, आपकी भी एक लिमिटेशन हो सकती है, हमारे कार्यकर्ता की जिस तरह की शकल होती है उसके कार्यकर्ता काम अपने हिसाब से करते ही हैं। गांव में सरपंच हो, वार्ड पंच हो, चाहे वो MLA हो, MP हो या पोलिंग पार्टी कार्यकर्ता हो, RTI पूरे वर्ल्ड के अंदर मैसेज गया उसका, ये मामूली बात नहीं है। सूचना का अधिकार को कमजोर किया जा रहा अलग बात है, वो कमजोर किया जा रहा है उसको सभी तरह से। नरेगा बताइए, मैं बचपन से घूमता हूँ गांव के अंदर, मैंने जो कुछ सीखा जोधपुर के गांव में सीखा है। आज मैं अगर मेरी कदम 4 साल अकाल पड़ गए थे मेरे पहले टर्म के अंदर 98 के अंदर, वो शानदार प्रबंधन किया, पूरा देश याद करता है राजस्थान के प्रबंधन को, घर घर के गेहूँ पहुँचा दिया, काम के बिना अनाज कर दिया। तो लोग तरसते थे अकाल सूखे करते, गाय के लिए चारा कहाँ लाएगा, पीने का पानी मनुष्य के लिए गाय के लिए कहाँ लाएगा, मजदूरी नहीं मिलती थी, स्थिति थी। आज अरुणा जी बैठी हुई यहाँ पर, आपने जो सुझाव दिए वहाँ पर वो क्रांतिकारी सुझाव है। आज जो महात्मा गांधी नरेगा बन गया है, अब मेरा अनुभव कहता 20 साल से, उसके बाद वो हाहाकार नहीं मचता गाँव के अंदर। अब कमी हो सकती है लेकिन बोलते रहते हैं हम लोगों को, हमें टाइट करता रहता है बैठा बैठा कि यार इसमें ये कमी है, ये नहीं कमी है, कई बताते रहते हैं। पर कम से कम कानून बना के आज अधिकार मिल गए ना, और कानून के पार्लियामेंट के कानून से अधिकार मिला आप लोगों को, ये कोई मामूली बात है क्या? सरकार कोई आओ बताइए, वो बदल नहीं सकते। आप बताइए 14 सरकार बनी, मैंने खुद सुना मोदी जी को पार्लियामेंट के अंदर, क्या आप लोगों ने कानून बनाया नरेगा का, ये मैं खत्म नहीं करूंगा। उनके मायने उल्टा था, खत्म इसलिए नहीं करूंगा कि ये बहुत बकवास कानून है, ये हमेशा जनता को याद दिलाता रहेगा, ये आपके स्मारक के रूप में रहेगा, मैं खत्म नहीं करूंगा। ये उन्होंने टॉन्टिंग किया था वहां पर, और जब मजदूर लाखों करोड़ों पैदल चलते रहे अभी कोरोना के अंदर, अभी नरेगा ही काम है बचाने की। ये अरुणा जी के वक्त बना हुआ है, RTI बना हुआ है, राइट टू एजुकेशन बना हुआ है। गरीब का बच्चा बेचारा पढ़ नहीं सकता है स्कूल के अंदर, अंग्रेजी स्कूल के अंदर। हालांकि हमने यहाँ नया प्रयोग किया अंग्रेजी स्कूल का महात्मा गांधी के नाम से, बहुत सक्सेसफुल। फूड सिक्योरिटी एक्ट बताइए आप, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल देश के अंदर मिलना, ये तमाम कानून बने उस वक्त बने थे। ये सिविल सोसाइटी का, ये अरुणा खुद उसकी प्रतीक है सिविल सोसाइटी की, उससे कानून बना ये गवर्नमेंट का कम्युनिटी भूल जाते हैं हम लोग। इतने मैं कहना चाहूँगा सिविल सोसाइटी का जो महत्व है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, और जो इनकार करता है उसका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। ये मैं कहना चाहूँ, मेरा आरोप है जो सिविल सोसाइटी को निष्कार कर रहा है उसका लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है। वो लोकतंत्र का मुखौटा पहन के लोकतंत्र की बात करते चुनाव जीतने के लिए खाली बस, क्या दुनिया कोई मुल्क में हो इस रूप में। देखिए एक तरफ सिविल सोसाइटी सुना देती है, पब्लिक का मूड क्या है, नब्ज क्या है, और सरकार चलती है तो उसका लाभ मिलता पब्लिक का। लाभ किसको मिला? RTI का, नरेगा का, RTE का, फूड सिक्योरिटी एक्ट का, किसको लाभ मिल रहा है? जनता को मिल रहा है। ये हमें समझनी पड़ेगी बात। अब षड्यंत्र करके जो माहौल बना दिया हमारे खिलाफ में,
वो आज लोकपाल भी गायब हो गया, अन्ना हजारे साहब खुद ही गायब हो गए। तो भैया पूरा आतंक मचा रखा था, वो कहाँ गए? लोकपाल कोई बात करता लोकपाल की? काला धन लेके आएंगे, सरकार बन गई, मोदी जी ने कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, नाम सुन रहे हो? 8 साल के अंदर वो काला धन की कमेटी का क्या हुआ? कोलगेट कहाँ गया? 2G स्पेक्ट्रम कहाँ गया? किसी को मालूम है? डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी भी नहीं है। धर्म के नाम पे आप ये जाति के नाम भड़काते लोगों को, धर्म के नाम भड़का दो, और वो आज नहीं तो कल लोगों को असली समझ में आ जाएगी। पेट में अनाज जाएगा, भूख मिलेगी तब जब वहाँ खाना मिलेगा उसको। कब तक करते रहोगे? महंगाई भयंकर, जीना मुश्किल हो रहा लोगों का, बेरोजगारी हाहाकार मचा हुआ नौजवानों के अंदर। अग्निपथ लेके आ रही अग्निपथ। मेरे ख्याल से इस साल का सबसे बड़ा मजा कोई हुआ देश के अंदर, वो अग्निपथ हुआ है। 4 साल की नौकरी, भाई साहब में घर कर लो, 4 साल की नौकरी, रिटायरमेंट हो गया 4 दिन में आपका, भाई साहब रिटायरमेंट हो गया आपका। अभी 2 साल की छूट दी है अभी 24 साल तक, और 25 मिनट लोग लेंगे नौकरी में, बाकी तुम लोग फिरते लोग, आपने अच्छे हथियार चलाना सीख लिए हैं, तुम मरे लोग काम करो। वो क्या करेंगे आपको मालूम हो सकता है क्या? इतनी बड़ी मजाक आज तक नहीं देखी कभी। पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं, आपकी सेनाओं का हो रहा उसके ऊपर फैसला, फोर्सेस का। पार्लियामेंट प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी होती है, नेशनल डिबेट होती है, फिर फैसला होता है देश के भविष्य का। बताइए, इतना बड़ा फैसला करते हैं नौजवानों के लिए। 22 साल बाद वो क्या करेगा? और कोई जवाब नहीं। धमकी दे दी नौजवानों को, अगर पुलिस केस बन गया तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, बेचारा घर बैठ गया। तो मन में आग लगी हुई लोगों की। पार्लियामेंट में चलती नहीं है, ना डिस्कशन होता है, ना GST पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, ना आपके अग्निपथ पर। अब अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर हो या ये जो नाम देते हैं मोदी जी, ये तो RSS और BJP की बहुत बड़ी क्या कहते हैं, ये करामात है, नए नए नाम जोड़ने की, अपना सबका साथ सबका विकास और क्या क्या नाम देते हैं, बहुत लंबी फहरिस्त, वो उन्हीं को मुबारक हो। यही बात कहता था, टीका में बातें, पर मैं समझता हूँ सुख साथ बैठे हुए हो, बहुत बातें हो गई। आप सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने हमारे बजट को 2 बातें, आपने हमारे बजट को नंबर 1, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं 3 शब्द में आपका आवाज करूं, हमारे बजट को आपने क्रेडिबिलिटी प्रदान की है, विश्वास किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पास। और नंबर 2, उस बजट को आप जनता तक पहुंचाएंगे, जनता को लाभ कैसे मिले सुनिश्चित करेंगे, ये काम आप भागीदार निभाएंगे, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। पहली बार बजट के लिए गीत सुना है मैंने, और इसी से जुड़ी तमाम बातें उन्होंने की, क्योंकि बजट जब आया था तब उसकी कई लोगों ने तारीफ की, कई वर्ग के लोगों ने तारीफ की, जिनको इसका फायदा हुआ, और आभार कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। और आज जन जन तक ये बजट पहुंचे, इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखा गया और इस कार्यशाला का आयोजन किया गया।